which is basically हम कहेंगे with respect to reactor is the power to which the reactant is raised, but हम molecularity में क्या कहेंगे? मोलिकुलरिटी में अभी नहीं किया, हम बाद में करते हैं, वो जब करेंगे तो बताऊंगा, अभी नहीं किया हमने। जो क्वेश्चन दिए कर दिए सारे? हाँ सर सारे कर लिए, बस वही 4th क्वेश्चन था ना ये, शायद वही बस इसी में था। हाँ वो छोड़ो, बाकी बाकी सारे हो गए ना? हाँ सर बाकी। आपको आ भी गया? हाँ सर पक्का? हाँ सर पक्का। सच बोलना बिल्कुल। हाँ सच बोल रही हूँ सर। जो नहीं आए तो पूछ सकते हैं एनी टाइम। हाँ सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, आज इस चैप्टर खत्म करना है। थोड़ा आप भी स्पीड तेज रखना, आपकी स्पीड वैसे ही तेज है मैथ्स की, तो हम लोग फटाफट करते हैं। तो हम लोगों ने कर लिया था इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ अभी करते फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन। अब ऐसे देखो, रेट मतलब रिएक्शन इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू के आर नोट की आर पावर जीरो, तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, और माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। This is minus R is equal to KT plus C. To get the value C, put T is equal to 0. As T tends to 0, R will tends to R naught. So minus R naught, मतलब initial concentration, is equal to C. Putting the value C will get minus R is equal to KT minus R naught. Clear? हाँ सर। और R naught minus R is equal to KT. हाँ। और R naught minus R upon K is equal to T. हाँ। This is the equation for the zero order reaction. Time. अच्छा हाँ। हाँ सर हो गया। हो गया? हटा दो इसको। हाँ। तो हम लोगों ने लिखा T is equal to R naught minus R upon K. Huh? And what is T half? T half would be at T half, तो 2.3 नहीं, तो हम लोग पुट इन करेंगे K R by T। हाँ R नॉट by T। हाँ R नॉट by T। R naught upon 2K. अच्छा नहीं, मतलब हम we'll put R equals to R naught by 2,
हाँ, तो this will be R naught upon 2K. हाँ. Clear? हाँ sir. So this is T half for the zero order reaction. Is this clear? हाँ sir. Just yes. And you know very well what is T half, the time during which the concentration of reactants becomes half of its initial value. Yes. हाँ. तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बताने की जरूरत नहीं थी. इतना क्लियर हटा दो. हाँ 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 सर. अच्छा, अभी आप, मैं बुक ले आया आज जरा पेज निकालो, पेज नंबर ये 109. ये एग्जांपल है ना 4.6. अब इसमें हमको ऐसे दिया हुआ है 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2 all the gases phase. तो सीरियल नंबर 1, टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.5 और टाइम 100 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.512. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के निकालना है हमको. दिस इज द क्वेश्चन. समझ में आया? हाँ सर. मान के चले इसको P मान लेते, शुरू में प्रेशर था P. So this was 0. हाँ. This was 0. At T is equal to 0. उसके बाद रिएक्शन हुआ, ये टूट के ये बना होगा, ये भी बना होगा. तो इनका प्रेशर ही डल हुआ. सपोज इसका प्रेशर था x, तो उसका 2x, इसका 2x, इससे कितना रह जाएगा? का P minus 3x, P minus 2x. जो ये नंबर होता है उसी से मैनेज करते हैं. तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर इसमें इस पे 0 हो जाएगा, देन हम करेंगे. तो ये जो प्रेशर था P कितना था हमारा इनिशियली? 0.5. ये था ना? हाँ. T0 पर टोटल प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर हो गया 0. P plus x, P plus, है ना? मतलब P minus 2x plus 2x plus x. हाँ. P plus x और ये कितना है? 0.512. ये बात समझ पाए आप? हाँ. And then what is x? 0.512 minus 0.5, 0.012. 0.012. This is the x. ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, इतना होगा. हाँ, so my पास finally P minus 2x plus 2x plus x pressure total, हाँ total में हुआ. तो 0.476 रह जाएगा ये. इसका 0.476. हाँ, इसका 0.5 था minus 2x 0.476 बचा. ये था इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर, टाइम इज 100. तो हमारा के क्या हो गया? 2.303 अपॉन 100 log of initial pressure was 0.5 अपॉन 0.476. अगले पेज पर देखो, ये एक्सप्रेशन आ गई ना की भी. हाँ. सेम एक्सप्रेशन आई जो हमारी है. हाँ. के की वैल्यू तो बाकी निकाल लेना. समझ में आया कैसे करते इसको? हाँ सर. पक्का? हाँ, एक बार मैं खुद इसमें कर लेता हूँ. हाँ, एक बार मैं खुद करती हूँ देन फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए. कुछ भी कमी नहीं है. हाँ, वो कमी नहीं है, बट एक बार आप देख लो उसको, पहले आप देख लो, आप सब देख लो, डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते. ठीक है. 0.2
ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ। अभी आप देखो एजोआइसोप्रोपेन जो था पिछली बार 4.20 क्वेश्चन बता दो हाँ एक मिनट एजोआइसोप्रोपेन वाला। हाँ एजोआइसोप्रोपेन कैसा होता है पहले जरा समझ लो। ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एजो। हाँ, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपेन। ऐसे यहां पर एजो आइसोप्रोपेन। इसको डिकम्पोज कर दिया तो दिस इज गिविंग हेक्सेन, मतलब CH3 CH2 4 टाइम एंड अगेन CH3 हेक्सेन प्लस N2। तो टाइम T इक्वल टू 0। हाँ इसका प्रेशर मान के चलेंगे P, दिस इज 0 0 0 0। अब टाइम कितना आ गया 360। हाँ इसका प्रेशर हो जाएगा सपोज X X P माइनस X, हाँ P टोटल इज इक्वल टू P प्लस X इज इक्वल टू 54। सर वैसे वो P माइनस एक्स क्यों हुआ, 2x क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर एक ही है ना जो ये नंबर होता है। अच्छा उसी का हम देखते हैं वो जो उसी से देखते हैं। हाँ ठीक है। तो दिस इज P प्लस X 54, X इज इक्वल टू 54 माइनस P, P वाज 35। 35 ये कितना बनेगा? आई थिंक 19। 19 तो ये कितना रह गया? ये हमारे पास भाई 35। नहीं 35 माइनस 19, अच्छा 35 माइनस हाँ 35 माइनस 19 आई थिंक 16। हम्म Am I correct? So this is final pressure. 35 was the initial pressure. Time is equal to 360. तो K निकाल देंगे। हाँ K is equal to 2.303 303 upon 360 360 log in 35 35 by 16। 60। ठीक है। हाँ सर। इसी तरह दूसरा वाला भी ले लेंगे 720 पर। इससे क्या आ जाएगा हमारा? इससे T अच्छा P माइनस फिर अभी P प्लस S कितना हो जाएगा? P प्लस एक्स 63 प्लस नेक्स्ट वाले के लिए मेरे पास समझ में नेक्स्ट आई वाले नहीं? ये P प्लस एक्स क्यों हो गया? अभी छोड़ो उसको, अभी छोड़ो, डाउट है तो इतना क्लियर है आपको? हाँ इतना क्लियर है। हमको जो पहले दो हमने लिया था T0 360 के बीच में K निकाल दिया। अभी 0 720 के बीच में K निकालना है। हाँ तो वही हुआ ना सब कुछ। हाँ सेम हुआ तो वो P माइनस एक्स फिर से वो सब कुछ सेम हुआ था। अभी P प्लस S प्लस 54 अभी हो अच्छा जाएगा हाँ 63। अब तो P प्लस एक्स 63 हाँ और ऐसे दो साथ K2 भी निकाल देंगे ओके और दोनों सेम होंगे। वेरिएशन K इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके ठीक है, ऐसे करो तो सेम ही आ जाएगा K दूसरा। ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ सर। अब नेक्स्ट वाला खुद करो 21।
ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंड देन दिस से कैलकुलेट द रिएक्शन द टोटल प्रेशर है 0.65 65 एक अलग से x टाइम पे है। हाँ हाँ, तो हमें ये टाइम नहीं पता, तो पहले हम लोग रेट निकालेंगे, उसके बाद टाइम निकालेंगे। नहीं, हमने किया SO2Cl2 सॉरी SO2Cl2 प्लस इट गिव्स SO2 प्लस प्लस Cl2। Cl2। हाँ, तो तो टाइम 0 पे, टाइम 0, दिस हाँ इज तो 0.5। 0.500 हाँ एंड टाइम 100 पे p माइनस x जो है दैट इज एक्चुअली 0.4 xx। तो ये हो जाएगा 0.4 x, 0. दिस इज x, p माइनस x। 0.5 माइनस x, हाँ तो 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.6 हाँ, तो x इक्वल 0.1, 1, तो सो दिस इज वो 0.4। 0.4। हाँ, तो देन इससे हमारा क्या जाएगा? प्रेशर सिर्फ 0.65 है, तो फिर हम लोग टाइम हमें नहीं पता इक्वल्स टू लेट्स से s सेकंड्स में, फिर वो 0.65 कर रहा है। हाँ, तो दिस इज 0.65 हो जाएगा। हाँ, तो उसमें हम टाइम फिर बाद में निकालेंगे ना। नहीं नहीं, अब ऐसे कर लेते हैं हम लोग, हमें हाँ। निकालना रेट। हम्म। रेट इज इक्वल टू रेट KR। आर। KR, तो व्हाट वाज हम्म। द कंसंट्रेशन दैट टाइम या व्हाट वाज प्रेशर दैट टाइम? हम्म। तो हमारा अभी 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.65, हाँ, तो 0.15। 0.15, हाँ। so this will be 0.35, हाँ, so this will be 0.35। 0.35। दैट्स इट, ये हम तो पहले इसको। निकाल दिया हमने यहाँ से, हाँ, तो K इंटू 0.35 इज इक्वल टू रेट। तो ऐसा इसी में छोड़ देंगे, क्योंकि यही पूछना था। समझ आ गया? हाँ हाँ, ये तो इसके आगे कुछ टाइम निकालेंगे कि किस टाइम पे 0. टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, वही तो। हाँ, हाँ, सो हो गया। क्लियर ना? हम्म। हो गया, इसका सवाल नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दैट इज मोर हाँ। इम्पोर्टेंट। हाँ। पक्का ना? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। सच कह रहे हो ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज और करनी है बीच में, जिसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिलेबस में है ना अभी? हाँ, काटा तो नहीं है। चलो हाँ, इसको कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं एक बार। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सूडो का मतलब फाल्स फेक। नहीं होता बेटा। फेक। सूडो का मतलब होता है नॉट ट्रू। हाँ, फेक। फॉल्स। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। नॉट ट्रू या। हाँ, बट फॉल्स में नहीं। हाँ, जैसे कि फॉल्स एकदम गलत नहीं। हाँ। हाँ, A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, सपोज। So what is the rate? रेट Is equal to K, ए। A B मान लो। हम्म। सपोज दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं हम लोग, हाँ। तो रेट इज इक्वल टू, मतलब हम लोग कह सकते हैं दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, ये 1 1। 1 1 मान लेते, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं इसको। होता है मतलब एक्चुअल में। हम्म। लेकिन मान के चलो कभी ऐसा हुआ, A का 0.1 मोल हुआ, B का ले लिया 100 मोल, हाँ। मतलब A पूरा कंज्यूम भी हो गया, ये तो उतना उतना बचा रहेगा। हम्म। If one of the reactant is present in very high concentration, ये जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ये कंज्यूम हो रहा है, हाँ, ये 0.1 पूरा कंज्यूम भी हो गया, तो ये कितना बचा? 99.99। 9.99। तो ये तो उतना उतना बचा रह गया, कुछ हम्म। खत्म ही नहीं हुआ। सो इट्स कंसंट्रेशन कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। कौन? ये बस में आई, हाँ सर। मतलब हमने लिया था रेट इज इक्वल टू के, ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, बट बी इज कांस्टेंट,
इज सच ए ह्यूज क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट. हम लोग कैसे कर दिस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट. हाँ. तो उसको बोलते हैं k डैश a रेड इक्वल टू k डैश a वेयर k डैश इज इक्वल टू k इनटू p. अब ये लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. समझ पाए बात को? हाँ सर. अभी लिखा देख लो. if in a reaction one of the product one of the reactant is present in very high concentration, then the concentration of that reactant may be taken as constant and taking that constant we get another value of rate constant sir. Such reactions are known as pseudo first order reaction. अभी पेज नंबर 112 निकालो. हाँ बस एक सेकंड में वो जो लिखा था हाँ सर. पेज नंबर निकाल दिया 112. हाँ सर. अभी आप ऐसे देखो जो उन्होंने दिए मैं आपको समझा देता हूं. सही. हम लोग जानते हैं एस्टर प्लस वाटर क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. एसिटिक एसिड CH3COOH acetic acid and base. पागल हो. अल्कोहल नहीं एसिड. मेरे इसमें कटा हुआ है बस ओ लिखा हुआ है. दो अब एक बात समझो. एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा ना आपने? हाँ इसमें OH है ना एंड में मेरे में बस O है. अरे वो ठीक है बेटा. एस्टरिफिकेशन पढ़ा आपने? हाँ. एस्टरिफिकेशन जानते क्या होता है? हाँ सॉरी सर. एस्टरिफिकेशन जानते क्या होता है? एस्टरिफिकेशन में जो हम ऐड होता है एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म होता है कंबाइनेड टू फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर. तो उसका यूनिट है acid and alcohol react. Carboxylic acid react with alcohol in the presence of conc H2SO4. conc H2 to give ester and water. This is a reversible reaction. So the acid and the water form should be removed as soon as these are being formed. हाँ सर. याद है ना? हाँ. अगली बार सुनाना मैं पूछूंगा दोबारा फिर एस्टरिफिकेशन. इतनी बार समझाइए आपको. ये रिएक्शन जो होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर. नहीं. बेसिकली एडिशन हमेशा होगा जब यहाँ पर अनसैचुरेशन होगा. उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. हाँ. अगर वाटर से हाइड्रोलिसिस हो रही है उसको हिंदी में बोलते हैं धोना. वॉशिंग. जम के पानी डाल के खूब अच्छे से हीट करके घुमा दिया पानी में. तो जब किसी बर्तन धोते हैं तो पानी को दूसरी करते नहीं.
बर्तन हाथ धोते हो, पानी कंजूसी थोड़ी धोते हो, खुला पानी डालते हैं, तो पानी बहुत हाई क्वांटिटी में हो जाता है। जो उन्होंने देखा है ये 0.01 और वाटर हो गया 10 मोल, मतलब अराउंड 100 टाइम ज्यादा, 1000 टाइम ज्यादा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा रिएक्शन ऐसे बनता है। तो इन लोगों ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो हमारा जो बनेगा, मतलब नीचे क्वेश्चन में दिए एग्जांपल 4.9 मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमारा रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू, मैंने की लैंग्वेज लिख रहा हूं, के डैश एस्टर टू वाटर। वाटर is in very high concentration. हाँ. Water into K dash is another constant. उसको लेते K is equal to K ester, where K dash is equal to K water. Where dash K is equal to K dash into water. K dash into water. तो हमको अलग अलग टाइम पर अलग कंसंट्रेशन दे रखी है, तो वी कैन फाइंड आउट मेनी केस। वो जो के निकाल दिया, जो एवरेज आ रहा है, दैट इज इससे जो के आ रहा है, दिस के कम्स आउट टू बी अराउंड 2.004 into 10⁻³ per minute. So this appears to be first order reaction. मतलब यूनिट से बताएंगे के पर मिनट, दिस appears first order reaction. लेकिन अगर हम लोग के की वैल्यू निकालें, मतलब ये तो हमारा के आ गया, अगर हम के डैश निकालें इससे, के डैश इज इक्वल टू के इनटू वाटर, जो नेक्स्ट पे लिखा है उन्होंने, सो दिस कम्स आउट टू बी, के डैश कम्स आउट टू बी समथिंग इनटू लीटर पर मोल पर मिनट। मतलब सेकंड ऑर्डर वाला आ रहा है, सेकंड ऑर्डर। ये एक्चुअली ये था सेकंड ऑर्डर वाला, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पर हमने इसको करके इसको फर्स्ट ऑर्डर बना दिया। हाँ, तो दिस वाज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हाँ, समझ में आया? हाँ सर, पक्का? हाँ, एक बार फिर कर लेना बाद में इसको, ठीक है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़े? हाँ सर, इसको हटा दो। हाँ सर, हटा दो। चलिए, अभी हम लोग एक नई एरिया में आ रहे हैं। हम लोगों ने अभी कंसंट्रेशन वगैरह का चर्चा कर लिया, हम लोगों ने कर लिया था इनिशिएट मेथड, वी आल्सो डिड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर एंड कंसंट्रेशंस आर टू फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस of a chemical reaction. This is also very important area, इसको ध्यान से समझ लो। तो लिखो हाँ सर, rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction increases with temperature. हाँ सर, And it becomes almost double for every 10 degree rise in temperature. Every 10 degree rise in temperature. हाँ, and become almost double for every 10 degree rise in temperature. मैं बोला rate of a chemical reaction increases with temperature and becomes almost double for every 10 degree rise in temperature.
हाँ सर। तो लिखो इन ए रिएक्शन reactants collide with each other. Reactants collide with each other in order to get converted into the product. Into product. But each collision does not result in product. In product. अभी जरा ध्यान से देखिए हम लोग साथ में। अगर मैं इस बॉल को हिट करता हूं ये यहां आ जाएगी। हाँ। दिस विल बी दिस साइड। पर क्या हर बार हिट करूंगा यहां आ जाएगी? नहीं। कई बार यहां पर आकर वापस भी जा सकती है। यहां आने के लिए जरूरी क्या है? दिस शुड क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर। इससे इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी तभी तरफ आएगी। हाँ। उसी को बोलूंगा मैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या लिखा आपने लास्ट टाइम? But each collision does not result in product. Those collision लिखो those collisions which results in product are known as effective collisions. हाँ। Effective collisions are those सर। effective collisions are those in which the reacted molecules collide with each other with certain minimum of energy, with certain minimum amount of energy known as the threshold energy of the reaction. हाँ। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? हाँ सर। मैंने कहा reactant molecules collide with each other in order to get converted into the product, but each collision does not result in product. Those collisions which are forming product are known as effective collisions. And for a product to be effective, collision to be effective, they should collide with each other with certain minimum amount of energy. This is the threshold energy of the reaction. This is the threshold energy, है ना? हाँ। और उनको ये एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी विल हैव टू प्रोवाइड दिस मच एनर्जी। इतनी तो उनके पास थी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखो द एडिशनल एनर्जी, द एडिशनल एनर्जी that must be provided to the reactant so that they can form
an activated complex is known as activation energy. जैसे कि इसको अच्छे से बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर है हमारा A प्लस बी, A प्लस बी यहां पर, और हमारा बन गया ए बी यहां पर, तो हमारा रिएक्शन यहां से चला और यहां से एनर्जी निकलती हुई यहां तक कैसे आ गया। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एनर्जी इनके पहले से थी। हाँ, ये एनर्जी होगी आफ्टर द रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन से पहले ये एनर्जी थी, रिएक्शन में एनर्जी हो गई, तो ये जो एनर्जी बनी है, इनके बीच डिफरेंस जो बनाई है, इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन एंथैल्पी। और ये जो एनर्जी में एक्स्ट्रा थी यहां से यहां तक, ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ पाए? हाँ, तो मतलब जब भी रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब दो मॉलिक्यूल टकराते हैं दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। यहां पर बन जाता है कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बहुत ही टकराते हैं और कुछ बन जाएगा कॉम्प्लेक्स जो कि वर्चुअल है, हमें पता नहीं चलता क्या बना। उसके बाद उसकी एनर्जी हाई होती, टूटता है, फिर वो टूटते 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 प्रोडक्ट बना देता है। एनर्जी निकलती आती है, प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच वी डोंट नो कि क्या बनता है, एंड देन जब उसकी एनर्जी फिर कम होती रहती है तब फिर वो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने दिवाली पटाखे चलाए हैं? हाँ, जैसे ये गोला होता है, बम का गोला, ये उसमें ही कोर निकली होती है, सर ये धागा निकला होता है ऐसे, है ना? यहां पर आप आग लगा देते हो, उस वक्त ना तो ये रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, ये जर्जर कुछ होता रहता है। हाँ, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर खटाक से फूटता है, एनर्जी निकलती है और बाद में प्रोडक्ट बनता है। इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो फायर को आपने यहां लगा दिया, हाँ, मतलब ये गोला, ये रस्सी, यहां भी अपने आग लगा दी। अब यहां पर जो बन गया, ये क्या हुआ? ये मतलब ये रस्सी यहां आग यहां तक पहुंची। हाँ, अब इस वक्त में क्या बोलेंगे इसको? ना तो ये रिएक्टेड रहा ना ये प्रोडक्ट रहा, वो स्प्लिट सेकंड में उसके बर्स्ट होने से पहले। हाँ, बर्स्ट होने से पहले। हाँ, उस वक्त उसकी एनर्जी बहुत हाई है, वो एनर्जी बाहर निकली किसी फॉर्म में, एंड यू गोट द प्रोडक्ट। एंड देन हमारी जो फायर है वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी हुई। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी का दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे हम लोग जानते हैं C प्लस O2, CO2, अच्छा, ये हम जानते हैं सभी लोग। ये कंबस्शन हो रहा है,
मतलब कार्बन को ऑक्सीजन में रखेंगे तो CO2 बन जाएगा। हाँ है ना। हाँ कार्बन मैंने कोयला, हवा में ऑक्सीजन है। हाँ। अब हवा में कोयला रख दो अपने घर के बाहर, जल जाएगा वो? नहीं। क्यों? जल्दी रिएक्शन तो यही है। हाँ भाई। फिर क्यों नहीं जल रहा? या तो आपके घर की ऑक्सीजन खराब है या कोयला खराब है तो क्यों नहीं जल पा रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आपने बड़ा ब्रिलियंट ट्री देखा है? बहुत बड़ा ट्री, पुराना जमाने का, 100 साल क्या? पुराना ट्री। किसका? कोई ब्रिलियंट ट्री वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं हाँ जो, हाँ। एक बड़ा ब्रिलियंट ट्री का लोग आपको दे दिया, इतना बड़ा, इतना बड़ा लोग दे दिया आपको, हम्म और आपको एक मैच बॉक्स दे दिया, हम्म। क्या बेटे जला दो उसको, जला दोगे? उसे करना पड़ेगा। क्या मतलब पूरा, ये तो वुड है ना, सूखा वुड है, हाँ वुड तो अक्सर तो। जल जाता है। हाँ वो आपके हाथ में जरूर। आग भी दे दी तो हाँ जला बट पाओगे आप पूरा बड़ा लोग को? नहीं, पूरा तो नहीं होगा। कुछ भी जला पाओगे उसको आप? बेयरली। आप नहीं जला पाओगे। अगर आपको साथ में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल दे दे, एक बोतल भर के, हाँ तो पूरा ही हो तो जला जाएगा। दोगे? हम्म। इसका मतलब जो रिएक्शन फिजिबल भी है, हम्म, हाँ उसको होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपको। हाँ। दैट एनर्जी नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। हम्म। जब एक बार वो एनर्जी बढ़ाई, रिएक्शन होता रहता है अपने आप स्टार्ट करने के बाद। ये बात समझ आई? हाँ सर। कोयले को भी जलाने के लिए आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। हाँ तो ऑक्सीजन के हीट लिए इज हीट देनी कैटलिस्ट। पड़ती है कोयला जलाने के कैटलिस्ट लिए। नहीं कहेंगे बट हाँ। आप मतलब आग वगैरह दिखाते हो, जब जल हम्म। जाता है फिर जलता रहता है, फिर हाँ। ये शुरू हो जाता है C+O2। मतलब स्टार्ट करने की जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें भी स्टार्ट करने के लिए थोड़ा केरोसिन डाल दो, आग लगा दो, फिर चलता रहेगा ये। हम्म। तो शुरुआत में एनर्जी चाहिए, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू इनिशिएट द रिएक्शन। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए चाहिए, वरना जो रिएक्शन फिजिबल भी है कर नहीं पाएंगे आप। ये बस समझ आई? हम्म। चलो, हमने लिखा, हाँ, तो लिखो एरिनियस इक्वेशन, एरिनियस इक्वेशन फॉर द, सर एक वही पूछे कि अरहेनियस है सिलेबस में कि वो कटा है? हाँ, अरहेनियस है सिलेबस में कि कटा है? एरिनियस शायद है इसमें उसमें। अच्छा। एरिनियस इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके सिलेबस है कि कटा हुआ पोर्शन है आपके पास? हाँ मैंने बुक में लिखा था अच्छा ऊपर देखो जरा। फ्रंट पेज पे। Concept of collision theory, elementary idea, no mathematical treatment, activation energy, Arrhenius equation कटा है। कटा है? हम्म। तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस पूरे कर दिया। हाँ तो बट ये बता ही दीजिए, वैसे भी जेई तो करना ही है। चलो फिर एरिनियस इक्वेशन फॉर Arrhenius equation for temperature। डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, एरिनियस इक्वेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ। तो लिखो K इज इक्वल टू A, A equals to A E फिर E इज द एक्टिवेशन एनर्जी, oh एक्टिवेशन एनर्जी, R is the gas constant, T is temperature, A is called the Arrhenius constant.
A is called variance factor or frequency factor. variance factor, frequency. हाँ एक सेकंड. हाँ सर. हम लोग कह सकते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT ln E. हाँ. और ln E is equal to ln E 1. equals to 1. So this is ln A minus EA upon RT. हाँ. और हम लोग कह सकते हैं log K is equal to log A minus EA upon 2.303 RT. इतनी बात समझ पाए? हाँ. अब ये एक्सरसाइज करो जरा. क्वेश्चन नंबर देखो. हाँ. 4.26. Decomposition, calculate EA. So EA would be equal to minus 28,000. अच्छा, तो इसे हम इसे जो दे रखा है minus 28,000 K/T would be equated to EA by RT and R की वैल्यू से फिर हम लोग करेंगे. हम ऐसे करेंगे. अब ध्यान से देखो, बच्चे गलती करते हैं इसमें. 28,000 K by T is equal to EA by RT. T and T cancel. R की वैल्यू R is equal to गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन. हाँ, तो K कट गया, तो K फिर कट जाएगा. हाँ. तो हमारा हो जाएगा 28,000 by इंटू 8.314 जूल पर केल्विन. और यहाँ भी K था एक. हाँ, तो K कट गया, तो सब कुछ वैल्यू जूल में आ जाएगी. उसे किलो जूल बना लेना. हाँ सर. ठीक है. हाँ. अभी बोलो 27. Rate constant half period with 2. ठीक है. तो E again फिर वही हो जाएगा कि 1.25 in 10⁴ K/T would be equal to EA by 2.303 RT. शाबाश. अभी कर लोगे इसको. हाँ, and temperature at half time. जब ये निकाली लोगे तो किलो के निकल जाएगा आपका. हाँ, तो and then फिर 0.693 by K. and T का हम लोग T/2 T का हम 256 डाल देंगे. हाँ, ठीक है. ठीक है. इसको बता दूं मैं. हाँ सर. हमने लास्ट में ये क्वेश्चन लिखी, ये इंपॉर्टेंट है इतना पोर्शन. लोग के हमने जो लिखा, लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT. अगर मान के चलो हमारा टेम्परेचर है T1, तो हमारा हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू log A, दिस कांस्टेंट, माइनस EA अपॉन 2.303 RT1. हाँ. अगर हमारा टेम्परेचर हो गया T2, तो देन log K2 हो जाएगा log A माइनस 2.303 RT2. So log K1 minus log K2, A minus B. तो क्या बन जाएगा ये? Log A minus B would be A by B.
ये ठीक है? हाँ सर। तो दिस इज log K1 by K2 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1। हाँ। एक बात जरा याद रखना, अगर यहाँ पर K1 लिखा हुआ है तो यहाँ T2 आएगा। ओके। अगर K2 को तो यहाँ T1 आ जाएगा। ठीक है। इसको जरा याद रखना, इससे गलती नहीं होती। हाँ। हमने हो गया। हाँ, हमने log a का कर दिया, EA का। लोग ये लोग कैंसिल हो गया ना, अच्छा हमने डिवाइड किया, माइनस किया ना। अच्छा सब्ट्रैक्ट किया, ओ तभी गलती। हाँ सर। ठीक है। तो फिर जैसे बुक में जो दे रखा है कि आर्हेनियस का जो ने इक्वेशन दिया है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो नहीं आएगा, बट फिर जहाँ पे एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं वो आएगा। क्या क्या क्या? बुक के हिसाब से जो कटा है वो सिर्फ 2 पैरास कटे हैं ना, 114 का बस फर्स्ट पैरा कटे हैं, उसके बाद स्टिल सिलेबस में है। अच्छा, यही ना, मैं कंफर्म करना है। नहीं मेरा कोई आइडिया नहीं है, मुझे टॉपिक बोलो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने पढ़ा है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कटा हुआ है। हाँ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कटा हुआ है, इससे पहले का है शायद ये। मतलब उनने ढंग से बताया नहीं है, उन्होंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी एलिमेंट्री आइडिया है बट नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हाँ वो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है वो पता नहीं। फिर एक्टिवेशन एनर्जी कटा है, आर्हेनियस इक्वेशन कटा है। एलिसिफिकेशन कटा हुआ है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, वो कटा तो फिर ये सब कुछ कटा हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो एंड तक का जो इसके बाद सारा एंड तक का है वो सारा कटा है। हाँ, और कोलिजन थ्योरी में जो एलिमेंट्री आइडिया है वो उसका मतलब वो यही है बस जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा। चलो 2 मिनट के लिए इसको और सीख लेते हैं, जो इतना कर ही लिया तो इतने तो क्लियर है। हाँ। कोई लास्ट क्वेश्चन देखो बुक का 30। The rate of the reaction quadruples in the temperature. ओके। तो फिर जो K2 हो जाएगा वो 4K1 हो जाएगा। और टेम्परेचर हिसाब से लगा देंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। और कर लेना, ये निकल जाएगा। सो ऊपर K1 K2 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बट उधर ध्यान देना कि अगर ऊपर K1 आया तो फिर नीचे इधर भी T2 आएगा। T2 आएगा। क्या तो ऊपर यहाँ पर K1 यहाँ से 4K1 लिख दो। हाँ तो वहां पे फिर T1 आ जाएगा। हाँ ऐसे उस हिसाब से करो, ठीक है। हाँ सर। तो इसको हम लोग, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं शुरू के क्वेश्चन मोलिकुलैरिटी पर।
ठीक है, इसको डालो। हाँ सर। चलिए, मोलिकुलरिटी। क्या होती है मोलिकुलरिटी? So molecularity is number of ions. Number of molecules Also molecules, ions. of the reactant which actually collide simultaneously in order to get converted into the products. हाँ सर। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एटम भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, पर मॉलिक्यूल्स ही पढ़ लो। मोलिकुलरिटी मॉलिक्यूल्स which actually collide simultaneously in order to get converted into the product is known as molecularity. Molecularity of a reaction cannot be zero. ये तो नहीं सकता मोलिक्यूल है ही और रिएक्शन हो गया। It cannot be in fraction. ये आधा मोलिक्यूल रिएक्शन की, आधा नहीं करा, पूरा भी रिएक्शन होगा। हाँ, तो ये एक और डिफरेंस हो गया कि हमारा ऑर्डर कैन बी जीरो, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शन में भी ना। हाँ, ऑर्डर कैन आल्सो बी फ्रैक्शन, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन। तीसरा है इट कैन नॉट बी मोर देन 3। It cannot be more than 3. As in, it cannot be more than 3. It cannot be more than 3. हाँ बताओ क्यों नहीं हो सकता? 3 से ज्यादा कोलाइड नहीं होंगे। आप मेरे को एक बार बताओ, आप कहाँ रहते हो? साकेत। साकेत में रहते हो। ये तो बड़ा रोड है, पीवी वाली रोड है, ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ। कभी आपने कार एक्सीडेंट होते देखा है आमने सामने से? नहीं। मतलब फिल्मों में देखा होगा, इंग्लिश फिल्मों में। एक बार में कितनी कारें क्लाइड कर सकती हैं? 3। 3 से ज्यादा नहीं कर सकती ना। 4 करेंगे वो तो 5 नहीं पड़ेगा, वो तो 3 का ही होता है मूवीज में। नहीं, 4 नहीं कर सकते। कर सकते होंगे बट जैसे देखो, एक कार ही आ गई। हाँ। एक कार ही आ गई। एक कार ही आ गई, ऊपर से आ गई, एक नीचे से आ गई, मतलब साइड से आ गई, इधर से आ रही है। एक कार ही आ गई। हाँ। ये कोलिजन हो सकता है। हाँ। तो मोलिकुलरिटी 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। आप पूछो क्यों नहीं हो सकती? पूछो क्यों नहीं हो सकती? आपने इससे पहले सेंटेंस क्या बोला, क्या 4 नहीं हो सकती? मैंने कहा मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी 4, इट कैन बी मैक्सिमम 3। फिर मैंने कहा मोलिकुलरिटी इज द कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट, लाइक द कार कोलाइड्स। तो कार ये 4 कोलाइड कर रही है ना। एक कार यहां से आई है, एक कार यहां से आई, हाँ, मेट्रो तरफ से, एक ये आ गई इधर से साकेत जी ब्लॉक से, और एक आरपी सोसाइटी से आ गई। ऐसे 4 कार आ गई। हाँ, तो कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक कार आ गई, एक कलेक्ट कर सकते हैं आपके मुताबिक। तो मोलिकुलरिटी कैन बी 4 आल्सो, but it cannot be, but it is not. Why?
वाई का जवाब इसके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमने विच एक्चुअली कोलाइड साइमल्टेनियसली। ये तीनों साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रही है, ये इसके साथ कहां कोलिजन हो रहा है इसका? हाँ, इस वाली का इसके साथ कोलिजन कहां हो रहा है? हाँ, ये बात समझ आई? हाँ। इसीलिए विच एक्चुअली कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो इसलिए इसका, इसलिए वर्ड का बड़ा ध्यान देते हैं वर्डिंग्स में, तो उसमें क्लियर है। अगर साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। इसको बजाय हटा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा रिएक्शन ये हो रहा है, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 give rise to KCl प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। सपोज ये हो रहा है, तो हमारे कितने रिएक्टेंट है? 3 है। ये रिएक्टेंट है ना? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स 10 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कोलाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 3, कैन बी 10। हाँ, तो क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी हैज गॉट नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और होता क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे नहीं, मतलब रिएक्शन में कैसे होता है, सब कुछ इकट्ठा नहीं हो जाता। रिएक्शन अकर्स इन एलिमेंट्री स्टेप्स। मतलब एक एक स्टेप, जिसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म होता है, एक एक स्टेप में हम दिखाते हैं कैसे कैसे चला होगा। तो मैकेनिज्म के अंदर पूरे पूरे मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, एक एक दो दो आता रहेगा। उस सबसे अलग अलग स्टेप के अलग मॉलिक्यूलरिटी होती रहेगी। तो एक 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 दो एक भी नहीं। हाँ, एक दो एक दो दो तीन, बस ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। तो हर स्टेप की अलग मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। तो मॉलिक्यूलरिटी, अब मैं एक लाइन लिख देता हूं, वो भी डिफरेंस हो जाएगा। molecularity is not applicable for complex reactions, but only for elementary steps of the reactions. तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि इवन तो अगर हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं, एंड हर एक की जैसे जो भी मोल्स हैं जो रिक्वायर्ड है वो लेस देन 3 होंगे, तो फिर तब चलेगा? तब भी नहीं। तब 3 डिफरेंट है और तीनों को मिलाकर 3 ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं। हाँ, तो चल जाएगा। मतलब रिएक्शन ऐसा हो रहा है, सपोज A प्लस बी प्लस सी, तीनों के एक एक मोल है। हाँ, तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी 3। सो 2A प्लस बी प्लस सी नहीं, 2A प्लस बी प्लस सी, नो, ये 4 हो गए। 4 हो गए। तो ये ऐसा हो जाएगा, पहले A प्लस बी तो बन जाएगा AB, फिर AB प्लस सी, ABC, फिर ABC प्लस A अगेन, ए लाइक दैट, अलग स्टेप के लगने, उसको बोलते हैं हम लोग स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप करते हैं, तो एक स्टेप ही चलते हैं। दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पहले सिलेबस में होता था, अभी मैकेनिज्म सिलेबस हटा दिया, तो करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज स्लो स्टेप, व्हाट इज फास्ट स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वगैरह हम लोग कराते थे, वो सब हटा दिया सिलेबस से, तब उसको रहने दो फिर। ठीक है, एंड दीज आर द डिफरेंस ओनली।
Molecularity of reaction cannot be zero, order can be zero. It cannot be in fraction, order can be in fraction. Can be more than 3, order can be more than 3. Order is applicable both for complex as well as elementary steps. Molecularity is not applicable for complex but only for elementary steps. और एक बात और देख लो, एक पॉइंट है, हाँ सर, एक मिनट हटा दो उसको, हाँ मैंने लिख लिया. For slowest step of a complex reaction, both the order and molecularity are the same. तो सेम आप कहते हैं SN1 मैकेनिज्म. हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 का मतलब मोलिकुलरिटी इज 1, ऑर्डर 1, यूनिमोलिकुलर. SN2 मतलब बाई मोलिकुलर. ठीक है, क्लियर ना? हाँ. आई थिंक विद दिस चैप्टर इज ओवर. अच्छा, एक बार फिर मैं जो मेरा टर्म 2 एग्जाम हुआ था उसमें भी केमिकल काइनेटिक्स थे काफी. अच्छा, अब उस एग्जाम को दोबारा करना अपने आप, जो हमने सीख ली ना अभी. भाई सो केमिकल काइनेटिक्स की वर्कशीट है तो मैं पूरा करके आज का ले दूंगी. अच्छा, सो आपका नंबर नहीं है मेरे पास, तो आपको भेजना है कि फिर निष्कर्ष को भेजना है? निष्कर्ष को भेज दो. अच्छा, बट आपको फिर अगर जैसे भेजना हो तो आपके उनके थ्रू? हाँ. अच्छा, ठीक है. ये उनसे मेरा नंबर ले लेना, वो फिर भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, ठीक है. ठीक है, तो आप ये कर लेना सारी वर्कशीट आज. हाँ, सो भाई मैंने अपलोड कर रखी है, तो मैं कहा कि आप केमिकल काइनेटिक्स कर लिया तो फिर उसमें हाँ वो कर लो. और आपके स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ हुआ है टर्म्स में, वो भी कर देखना, आप आराम से हो जाएंगे. कोई चीज छूट गई है तो हम लोग देख लेंगे बाद में. अभी मैं चैप्टर पढ़ूंगा ना, फिर पता चल जाएगा कुछ चीज छूट तो नहीं गई. हाँ, एक चीज और करना है, बुक हाथ में है ना? हाँ. जो ये ग्राफ बने हुए हैं, जैसे 106 में ग्राफ बना ऊपर, हाँ. इसी तरह से 108 में ग्राफ बने हुए दो. ये प्रैक्टिस कर लेना बनाने की, कैसे बनाते हैं. ठीक है. वो y = y = mx + c से बनाने की कोशिश करना. नहीं होगा तो मैं सिखा दूंगा. ठीक है. अब नेक्स्ट चैप्टर करें कुछ और? हाँ सर, क्या करें बताओ? हाँ, मैं एक वही कर रही थी, तो फिर जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ इसमें? अच्छा, डिसेबल्ड. ठीक है. तो the thermal decomposition of HCO4 is a first order reaction with a rate constant 2.4 × 10⁻³ at a certain temperature. Calculate how long will it take for 3/4 of the initial amount. Now you can share the screen. Oh, okay, thank you. हाँ, बोलो. हाँ, एक सेकंड बस शेयर कर रही हूँ. हाँ, so the thermal decomposition of HCO4 is a first order reaction with a rate constant of 2.4 × 10⁻³ second to power -1 at a certain temperature. Calculate how long will it take for 3/4 of the initial amount of HCO4. 3/4 चला गया तो 1/4 बचा. तो 0.25. तो मतलब 1/4 बचा, 0.25 बचा. R0 अपॉन 3/4 ऑफ R0, 4/3 हो जाएगा. हाँ, and 1/4 हो जाएगा. 4 R0, 4 बचेगा, log 4. हाँ, तूने जैसे दे रखा है कि सेकंड टू पावर -1 है, तो दैट मींस ये जीरो ऑर्डर है. नहीं, टाइम इनवर्स है ना. नहीं, अगर ने रेट कांस्टेंट k = 2.4 × 10⁻³ दे रखा है, सेकंड इनवर्स है ना. हाँ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा. हाँ, फर्स्ट ऑर्डर. First order reaction does not depend upon any other factor other than time. Hmm. Time is the only factor for them. हाँ.
तो फिर इसमें वही हाँ बस ये तो क्या हो जाएगा ना इधर आंसर ये? हाँ ये तो फिर हो जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए बच्चे ये तो फिर इनिशियल अमाउंट बस 1/4 बचा, 1/4 बचा, आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 4, 2 लोग 2 आ जाएगा। हाँ तो 0.693 इंटू 2। हाँ सर बस आई गेस यही था। कोई और चैप्टर करें अभी? हाँ सर। विच वन? नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं, आपको आता है? नहीं। अच्छा चलो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझ लो, ये बड़ा आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा करने, क्योंकि आप तो होशियार हो ना, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आपको करने में और मजा आएगा। तो शुड वी स्टार्ट? हाँ सर। शुड वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अरे आपने मेरा वो गैप कर दिया, मैं लिखूं कहां पर? भाई मैंने अपना स्टॉप कर दिया शेयर करना, आपको वापस करना है। हाँ वापस कर दो जरा प्लीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा वो हटाओ ना, मेरे को बोर्ड तो लाने दो। आपने नहीं किया ये? नहीं मुझे दोबारा कैसे लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को आता नहीं करना तो एक्चुअली। आप नीचे देखिएगा शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन है, उसे हटा दूं? नहीं उसे उसे प्रेस करिए एंड देन उसमें व्हाइट बोर्ड आएगा ऑप्शन। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अब तो आ गया मेरे को। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है शाबाश, अब सीख गए मैं भी। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये होता है, इसमें दो चीजें, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। हम इलेक्ट्रिसिटी दे के कई रिएक्शन करा पाते हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो होते नहीं है, आपने करंट दिया तो रिएक्शन हो गया। जैसे H2 का थर्मल डिकम्पोजिशन या H2 का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, करंट बन जाता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the reactions which are carried out using electric current, or those spontaneous reactions which can produce current. मतलब conversion of electrical energy to chemical energy or conversion of chemical energy to electrical energy. Reactions which convert electrical energy to chemical energy, or the reactions which can convert chemical energy into the electrical energy are known as the branch of chemistry that deals with those things are known as electrochemistry. ठीक है? हाँ अब गया तो बुक है ना? हाँ चलिए एक्सरसाइज खोल लो। पहले एक दो चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने ये लिखा Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na सोल्यूट। इसको कैसे पढ़ते हो आप जब पढ़ने से इक्वेशन को? हाँ इस इक्वेशन को पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू सोडियम। नहीं नहीं, और ढंग से पढ़ो इक्वेशंस को। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब आगे से ध्यान से पढ़ना इक्वेशन कैसे पढ़ते हैं।
1 mole of sodium ion when take 1 mole of electron. Produce 23 gram of sodium, या 1 mole of sodium. These are all in moles. 1 mole of electron is 1 mole of electronic charge. That means 1 mole of electronic charge. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, सो दैट विल गिव यू 23. उसको बोलेंगे 1 फैराडे. 1 फैराडे. 96500 कूलम. 1 mole of electron. हाँ. The charge possessed by 1 mole of electron is equal to 1 Faraday. ये बात समझ में आई आपको? हाँ. पक्का? हाँ. अगर मान के चलो मैंने 23 ग्राम सोडियम बनाना है, I need how much Faraday of charge? 1 Faraday. अगर मुझे 46 ग्राम बनाना है तो 2 Faraday. 2 Faraday. ये बात समझिए आपको? इसको हटा दूं? हाँ सर. अब आप एक्सरसाइज निकालो. क्वेश्चन नंबर 3.12. Okay. So उसमें 3 पहले वाले में एल्यूमिनियम में 3 फैराडे. शाबाश. फिर 2 फैराडे. वेरी गुड. एंड देन अगेन 3. नहीं इसमें तो नहीं, इसमें 1 मोल ऑफ इसमें पॉजिटिव. ये है MnO4 - 2 Mn2+. Mn2+. This is +7. अच्छा +7 तो 5. 5. सुना? हाँ सर. पक्का? अच्छा हाँ -8 -1 हाँ +7. हाँ याद रख लो KMnO4 होता है ये. KMnO4 में +7 होता है. ये मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. मिनिमम होती है +2, हाईएस्ट होती है +7. और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो ये तो रिड्यूस हुआ. ये +7 पर जाने के बाद +2 ही आ सकता है. हाँ. तो ये रिड्यूस ही हो सकता है. हाँ. और को ऑक्सीडाइज करेगा. क्या किसको ऑक्सीडाइज करेगा? रिड्यूस होगा तो और को ऑक्सीडाइज करेगा. हाँ और को ऑक्सीडाइज. तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एसिड है कि बेस है? ये ऑक्सीडाइज करता है. एसिड है. एसिड है. नहीं मालूम. याद नहीं है. +7 से +2 आ रहा है. हाँ. इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि गेन छोड़ रहा है? ले रहा है. अच्छा हाँ बेस. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिड होता है. सो इट इज एसिडिक. ये आयनिक है कि कोवलेंट है? आयन है. आयोनिक है कि कोवलेंट है? आयनिक. इट इज कोवलेंट. ये समझो +7 पर आकर 7 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए किसी में से. हाँ. निकाल सकते किसी में 7 इलेक्ट्रॉन? नहीं. शेयर ही करा सकते खाली +7 खिलाने के लिए. एज पर फजान्स रूल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द कोवलेंट कैरेक्टर. ठीक है. अब हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर दे आर नंबर 1 कोवलेंट, नंबर 2 एसिडिक एंड नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग. जरा इन बातों को याद रखो. जैसे H2SO4. H2SO4 ये +6 है सल्फर का. हाँ. हाईएस्ट है. हाँ.
तो ये क्या क्या हो जाएगा, कोवलेंट, एसिडिक एंड ऑक्सीडाइजिंग। और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मालूम है ना? हाँ, वो तो HClO4 +7 है, इसमें भी सारी खूबियां होती है। हाँ। तो जरूरत बात याद रखना, वैसे ही बोल दिया आउट ऑफ टर्म मैंने, इसको हटा दो। हाँ सर। चलिए हम लोग अपने काम पर आते हैं, इसका मैं आपने लगा दिया। 3.13 पढ़ो। 3.13 How much electricity in terms of Faraday is required to produce? Okay, that's 35.5. Half 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। हाँ, नहीं ऐसा समझो आप, CaCl2 का मतलब Ca2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, Ca सॉलिड, ये होता 40 ग्राम। 40 ग्राम की 2 फैराडे, 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे। समझ आया क्या? हाँ। नेक्स्ट पढ़ो अपने आप। यार ये वापस कर दिया। हाँ, 1 मोल ऑफ Fe तो 3 होता है। नहीं मतलब मैं वैसे वो कर रही हूँ। सॉरी 3 मैं चल गलत पढ़ी हूँ, सॉरी ऊपर वाला। हाँ, एल्युमिनियम 3 Al का अगर एल्युमिनियम Al3+ से Al के लिए वो 3 फराडे लेता है, देन 40 ग्राम्स के लिए Al3+ तो अगर 20 हम 26 लेंगे कि 27 लेंगे? 27 ना? हाँ तो 27 3 फैराडे 40 हाँ 40 ग्राम हाँ कितने फैराडे? 3 into 40 by 27। ठीक है, 41.9 जो भी आए समझ आया। हाँ। नेक्स्ट पढ़ो। How much electricity is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? So O is 2 minus say O2 plus. So तो फिर ये 2 माइनस से 0 पे जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, H2O 2H+ या O2 माइनस, हाँ O2 माइनस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 फैराडे। अच्छा हाँ दैट ओके हाँ हाफ O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया? तो 2 फैराडे व्हिच इज देन 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे into 96500। बस 2 फैराडे बोलो, इन टर्म्स ऑफ कूलम नहीं कौन सा है? कूलॉम में पूछा है। हाँ तो इनटू इनटू कर देना। और एक बात जरा याद भी रख लो, वाटर का डिकम्पोजिशन करना होगा इनटू O2, यू नीड 2 फैराडे। ये एग्जाम में अक्सर जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि 3 मोल्स ऑफ वाटर हाउ मच ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड या हाउ मच फैराडे आर नीडेड। एक मोल से हाफ मोल, 3 मोल से कितने मोल, उसको फिर वो बना लेते हैं एसटीपी पर कितने मोल, एसटीपी पर कितना वॉल्यूम वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। You should always be clear in your mind, 1 mole of water electrolysis 2 फैराडे। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। Next is 1 mole of FeO gives Fe2O3। तो FeO से Fe2O3 तो Fe2 2+ होगा ना, वो 2+ से 3+ पे 2+ से 3+ में तो 1 फैराडे। समझ आया आपको? अब ये काम करो, अभी तुम्हारा टाइम है 5 मिनट है बस, फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ लो आप। पेज नंबर 86।
3.10 बोल जरा। A solution of CuSO4 electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? 10 minutes is 600 seconds. Charge is current time 1.5 into 10, 15 ampere. So as a 900 coulomb according to this. Require 2 Farad. हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। बस एक बात याद रखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज इक्वल टू करंट into इनटू टाइम इन सेकंड। हाँ सर। बस चार्ज निकाल तो फिर इक्वेशन को कर सकते हो लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट आप, क्वेश्चन नंबर 3.15। 3.15. The solution of NiNO3 is electrolyzed with platinum. So this is 1200 seconds. 1200 into 5 6000. So हमारे पास charge 6000 हो गया. And then Ni2 plus ना. तो से nickel तो 2 Faraday. So that would be 1200 2 into 96500 से इतना निकल हो जाएगा और 1200 तो आप पैसों से कितना बनेगा? हाँ हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट पढ़ो। Electrolytic cells ABC contain a series. A steady current was passed to them until 1.45 grams deposit the cathode B. How long did the current flow? 1.45 gram. तो से Ag सिल्वर का इसमें हम सिल्वर का निकालेंगे ये कितना मोल्स हुआ एंड देन उससे हमारा 1.45 ग्राम सिल्वर डिब्बा हो गया, मतलब Ag प्लस ये सॉलिड। हाँ 108 ग्राम। हाँ 108 ग्राम से चार्ज कितना लगा हमारा? 96500 कूलम। तो 1.4 ग्राम कितना लगा? 965 divided by 108 into 1.45 इतना चार्ज लगा। दिस चार्ज इज इक्वल टू 1 कितना करेक्ट था? 1.5 into t in second। तो टाइम आ गया, टाइम आ जाएगा एंड फिर उससे फिर कॉपर एंड जिंक का निकालेंगे। हाँ समझ में आया? हाँ सर। तो ये आप कर लेना और आपको जो करके रखना है आज फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपको याद करके एक बार सुनाना है मेरे को दोनों। हाँ ये सिलेबस में नहीं है बट हाँ ठीक है। सिलेबस में नहीं है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ। अरे मैंने हाँ काटा तो था। हाँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एलिमेंट्री आइडियाज काट। अच्छा तो ये तो है, फिर फेराडेज लॉ तो है। हाँ मतलब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एलिमेंट्री आइडिया ने मेंशन किया है डिलीटेड सिलेबस में, वो नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री ये एलिमेंट्री आइडिया यही है, ये आप याद करके रखना। ठीक है ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लिख लेना कर लेना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको फिर वो केमिकल काइनेटिक्स की वर्कशीट भेज दूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आया? हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे लगा आपको? अच्छा हुआ। हाँ केमिकल काइनेटिक्स तो अच्छा था, ज्यादा इजी है। केमिकल काइनेटिक्स इजी था काफी। नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी लगा नहीं लगा? अभी के लिए हाँ, बस इतना ही, ऐसे ही सब जगह हर बार ऐसे लगेगा। अच्छा ठीक। इसमें क्या मुश्किल लगा आपको? हमने तो कुछ भी पढ़ाया आपको। डिग्री नहीं, जब मैं पढ़ रही थी तो वो बहुत थियोरेटिकल था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वो आसान करेंगे हम लोग, इसको एलिमेंट्री स्टेप में करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ठीक है सर, आसान होता जाएगा। हाँ सर ठीक है। हाँ सर।